students, welcome back to another video tutorial from Bali's World. Good morning to everyone. लास्ट लेक्चर में हमने आपको जेनेटिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, मेंडल के बारे में कुछ हिस्ट्री बताया था, मेंडल को क्यों हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन सारे फैक्टर के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वह टॉपिक है आपका एक जीन की वंशागति। नेक्स्ट टॉपिक है एक जीन की वंशागति। ये आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक नहीं कहिए, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक ये आपका हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि अपने पूरे जीवन काल में कभी अपने सफलता का क्रेडिट नहीं ले पाया था, और जब वो मर चुके थे, जब उनके मरणोपरांत उन्हें उनकी सफलता का क्रेडिट दिया गया था। तो मेंडल के साथ जो है दो और भी साइंटिस्ट थे उसने भी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनका प्रयोग सफल नहीं रह पाया था। क्यों? क्योंकि मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने प्रयोग में न केवल जीव विज्ञान का इस्तेमाल किया, इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल किया था। इस कारण से वो दोनों वैज्ञानिक पीछे रह गए और केवल मेंडल क्या हो गए, आगे निकल रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने यानी कि बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये एक ऐसा इकलौता साइंटिस्ट है जो कि जीव विज्ञान के समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी और गणित से संबंधित कुछ तर्कशास्त्र के माध्यम से क्या किए थे, जीव विज्ञान की समस्याओं का समाधान किए थे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं एक जीन की वंशागति। केवल और केवल कितने जीन की वंशागति? एक जीन की वंशागति। वंशागति के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वंशागति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पैतृक लक्षणों का स्थानांतरण उसके संतान में होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which parental characters are passed into their next generation। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपका वंशागति होगा। यहाँ पर वंशागति होगी, इनहेरिटेंस का प्रोसेस होगा, लेकिन कितने जीन का होगा? केवल और केवल एक जीन का होगा, यानी कि वन जीन का होगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल एक जीन की वंशागति के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और यह केवल और केवल एक लक्षण को ही कंट्रोल करेगा। तो आप पिछली क्लास में हमने जो आपको टेबल बताया था 5.1 टेबल, उसमें देखिए आपका जो पहला कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर है आपका स्टेम हाइट। पहला कैरेक्टर क्या है? स्टेम हाइट। और ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं हम लोग यहाँ से। स्टेम हाइट यानी कि तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई, तना यदि काफी ज्यादा ऊंचा है, देखिए यहाँ पर हम आपको इसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हम आपको बता रहे हैं। यदि तना काफी ऊंचा है तो इसका मतलब वह हो गया लंबा यानी कि टॉल, और यदि ऊंचाई में छोटा है तो इसका मतलब वह हो गया बौना यानी कि ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के प्रथम वर्ष में उन्होंने अपने प्रयोग के लिए दो पौधों को चुना। एक पौधे की हाइट काफी अधिक थी जिसे हमने लंबे पौधे कहा, और एक पौधे की हाइट काफी छोटी थी जिसे हमने क्या कहा? बौना पौधा कहा। जब मेंडल ने इन दोनों पौधों को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो उसके पश्चात जो प्रथम जनरेशन में जो बीज मिला, उन बीजों को जब उन्होंने उगाया तो पाया कि सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। इस बात को मानव काफी पहले से जानते थे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी हमारे किसान, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेंडल के नियम को पढ़ते हैं, लेकिन वो किसान कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में मेंडल के नियम को प्रैक्टिकल रूप में ले रहा है। कैसे? देखिए, यदि वो किसान गाय पालते हैं, यदि वो खेती करते हैं, तो वो भी वो मेंडल के नियम को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? देखिए, यदि कोई किसान गाय पालता है तो उसमें देखिएगा कि जब कभी वो गाय में जब उसका ऑस्टेज साइकिल चलता है तो देखिएगा उसमें वो सीमन डलवाता है।
मेल काउ का यानी कि ऑक्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका कि मेल काउ से जो सीमेंस किया जाता है, जो कलेक्ट करके लाया जाता है, उसमें किसान कम से कम, देखिएगा आप किसान को देखोगे कि डॉक्टर को बोलता है कि जो बढ़िया नस्ल का सीमेंट होगा आप उसी को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। इसका मतलब है कहीं न कहीं वो किसान जो है, वो जो फार्मर है, उस बात को जानता है कि अगला पीढ़ी, इस गाय का जो अगला पीढ़ी तभी बेटर होगा, तभी अच्छा होगा, जब तक कि इसको अच्छे नस्ल का सीमेंट नहीं डाला जाए। इसका मतलब है कि वो अगले जनरेशन के बारे में वो कल्पना कर रहा है, लेकिन वो कल्पना किस पर बेस्ड है, वो किस टाइप के, कितने अच्छे नस्ल के सीमेंट का इंट्रोडक्शन होता है गाय। इसका मतलब वो भी वो फॉलो कर रहा है मेंडल के रूल को। अब देखिए, यदि कोई किसान चाहता है कि नहीं हमारे खेतों में प्रोडक्शन की कैपेसिटी अधिक हो, हम अधिक से अधिक फसल को उपजाएं, तो क्या करेगा, अच्छे वैरायटी के अच्छे किस्म के बीज को लगाएगा। और अच्छे किस्म के बीज कहाँ से आएंगे, उसके लिए अच्छे किस्म के पादप भी होने चाहिए। तो उस अच्छे किस्म के पादप से क्या करेगा, उससे बीज ला करके फिर अपने खेतों में लगाएगा। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वो भी इस सारे नियम को समझ रहा है। भले वो ये नहीं समझ रहा है कि इसी को मेंडल का नियम कहते हैं, लेकिन वो सारी बातों को समझ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के प्रथम वर्ष में इन्होंने स्टेम के हाइट से संबंधित दो कंट्रास्टिंग ट्रीट लिया, जिसमें से एक पौधा लिया लंबा और दूसरा पौधा क्या लिया, बौना। और इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया, इन दोनों को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और यानी कि इसका गैमेट इस पर, इसका गैमेट इस पर, दोनों को पॉलिनेट करा दिया आपस में। अब इसके पश्चात जो फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जितने सारे भी बीज बन करके तैयार हुए, जब उन सारे बीज को उन्होंने अगले जनरेशन में लगाया, तो पता चला कि सारे के सारे पौधे क्या हो गए, लंबे प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या, बौने पौधे, बौनापन का लक्षण कहाँ गया। तो वो आश्चर्य हो गए जब उन्होंने जो सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और उन पौधों से जब बीज प्राप्त हुआ, और जब उस बीज को उन्होंने अगले जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में लगाया, तो पता चला कि उसमें से 25%, 25% पौधे ऐसे हुए जो कि क्या हो गए थे, बौने हो गए थे, और शेष 75% पौधे लंबे थे। तो यहाँ पर मेंडल ने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया। ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वह एक जीन की वंशागति से संबंधित एक्सपेरिमेंट है। इसे हम लोग एक संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि स्टेम हाइट से संबंधित मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट किया। अब हम आपको एक इमेजिनेशन के माध्यम से हमने आपको बताया कि स्टेम के हाइट से संबंधित उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। अब हम इसका एक स्कीमेटिक व्यू देखते हैं, जिसके माध्यम से हम जानना चाहेंगे मेंडल अपने प्रयोग को कैसे आगे बढ़ाया। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या लिया है, दो पौधों को लिया है। यहाँ से हमने दो पौधों को लिया है। इसमें से एक पौधा जो है टॉल है यानी कि लंबा है, और जो दूसरा पौधा है वह बौना है यानी कि ड्वार्फ नेचर का है। तो हम यहाँ से दो पादप को लेते हैं, एक तरफ लंबा पौधा और दूसरी तरफ बौना पौधा। इधर आपका हो गया टॉल, ये टॉल हो गया आपका, और इधर आपका हो जाता है ड्वार्फ, बौना। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि जब लंबे और बौने पौधों को आपस में संकरण कराया गया, दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया, तो पाया गया कि पहले जनरेशन में जितने सारे भी पौधे मिले, वो सारे के सारे पौधे क्या थे, लंबे थे। इसका मतलब हुआ जब हम लंबे पौधे यानी कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर लंबाई का जो लक्षण है वह हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है किस पर, ड्वार्फ वाले लक्षण पर, बौनापन वाले लक्षण पर। इसका मतलब हुआ कि लंबा जो है, लंबा वाला जो लक्षण है वह बौनेपन पर प्रभावी है, डोमिनेंट है। इट मींस टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ नेचर। यहाँ पर लंबा टॉल जो है वो ड्वार्फ पर क्या है, प्रभावी है। इसीलिए प्रथम पीढ़ी में जितने सारे भी बीज प्राप्त हुए, और जब उन बीजों को आपने लगाया तो पता चला कि सारे के सारे पौधे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर
जो हम अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, यदि हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वह दर्शाता है कि यह प्रभावी प्रकृति का है, यह प्रभावी लक्षण है। जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा लक्षण प्रभावी है? वो लक्षण है आपका लंबाई का लक्षण प्रभावी है। तो लंबाई वाले लक्षण का जो पहला लेटर है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे। देखते हैं यहाँ से टी फॉर टॉल, टी फॉर टॉल, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पर लंबाई का लक्षण बोने पर क्या है? डोमिनेंट। अब देखिए हम यहाँ पर चूंकि ये रिसेसिव हो गया, ये प्रभावी और ये अप्रभावी हो गया। एक बार फिर से समझा जाए, लंबा वाला लक्षण प्रभावी हुआ और ये अप्रभावी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला लक्षण जो है ये लक्षण छिप जाता है, ये लक्षण छिप जाता है, जिस कारण से ये क्या होता है? डोमिनेंट नेचर का हो जाता है। तो ये अप्रभावी नेचर का हो गया। तो जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है, उसे हम इसी के ठीक अपोजिट स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ से डी तो क्यों नहीं लिया? यदि आप यहाँ पर डी लेते हो तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है। आप इस बात को नहीं पता लगा पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये जो हम आपको स्कीम तैयार कर रहे हैं, ये स्कीम मेंडल ने तैयार किया था। कब? एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सारे चीजों को ऑब्जर्व कर लिया था, उसके बाद इन्होंने ये स्कीम तैयार किया था। इसलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग लेटर नहीं ले सकते हैं, एक ही लेटर लेते हैं, एक तरफ कैपिटल और एक तरफ स्मॉल। कैपिटल लेटर डिनोट करता है डोमिनेंट नेचर को, प्रभावी प्रकृति को, जबकि जो स्मॉल लेटर होता है वो डिनोट करता है आपको अप्रभावी प्रकृति को। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब एक सवाल आपके मन में और भी आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर 2 कैपिटल टी या फिर 2 स्मॉल टी क्यों लिया? तो आपने पढ़ा भी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? जोड़े में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? एक जोड़ा लिया है। अब आइए, ये आपका हो गया कैपिटल टी, ये आपका हो गया स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी किसको डिनोट कर रहा है? बौनेपन वाले पौधे को। और कैपिटल टी किसे डिनोट कर रहा है? तो लंबाई को डिनोट कर रहा है। ध्यान रखिए इस पर। अब देखिए हम इसे बारी बारी से क्रॉस कराते हैं। यहाँ पर क्रॉस कराने का 2 मेथड है। हम आपको पहले मेथड को पहले बताते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरे मेथड पर चलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 मेंबर है यहाँ पर, एक मेंबर को लेते हैं और बौनेपन के दूसरे मेंबर के साथ क्या करते हैं? इसे क्रॉस कराते हैं, मिलाते हैं। तो फर्स्ट है, एक को पकड़े दूसरे के साथ क्रॉस कराए और फिर इसी को लेकर के अन्य दूसरे मेंबर के साथ हम इसे क्या करते हैं? मिला देते हैं। फिर इसके बाद जो है कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ, फिर इसी कैपिटल टी को इस टी के साथ, यानी कि जो पहला वाला जो पेयर है उसके एक मेंबर को बारी बारी से हम दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं, फिर दूसरे मेंबर को भी बारी बारी से दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है। एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ कर बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है कि ये टॉपिक्स आपके लिए पहली बार पढ़ा जा रहा हो सकता है कि आपको परेशानी आवे क्रॉसिंग में, लेकिन एक बार फिर से गौर कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। हम क्या करते हैं, एक कैपिटल टी को लेते हैं और दूसरी तरफ वाले स्मॉल टी को लेते हैं, और यानी कि हमने यहाँ से लिया कैपिटल टी, यहाँ से लिया स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जेट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर इसी को लेंगे और अन्य दूसरे मेंबर के साथ इसे क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी और इधर आपका हो जाता है स्मॉल टी। फिर देखिए अब ये इसका जो काम है खत्म हो गया है। अब फिर हम आगे देखते हैं कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। ठीक है, ये जो आपको रिजल्टेंट मिला है ये आपको पहले पीढ़ी का रिजल्टेंट है। कैसे देखते हैं, ये दोनों जो प्लांट है ये पेरेंटल प्लांट्स है, ये जनक वाले पौधे हैं, ये पेरेंटल प्लांट्स है। ठीक है,
अब इसके माध्यम से, इन दोनों की क्रॉसिंग के माध्यम से जो बीज तैयार होगा वो F1 जनरेशन का बीज होगा। यहाँ पर F1 का मतलब क्या होता है, F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है हम आपको भी बताते हैं। यहाँ से F1 जनरेशन का मतलब, यहाँ पर हम लोग F का मतलब होता है फीलियर। F का मतलब क्या होता है, फीलियर। F स्टैंड्स फॉर फीलियर, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी। प्रथम संतति पीढ़ी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आपका हो गया F1 जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी। प्रथम संतति पीढ़ी में देखिए यहाँ से आपको जितने सारे भी रिजल्टेंट मिले हैं, अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल टी जो होता है स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। इसका मतलब हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ आए हैं, तो कैपिटल टी में से जो कैपिटल टी वाला जो लक्षण है वह प्रभावी हो जाएगा, वो दिख जाएगा, वह जनक में, वह जीव में, वो पौधे में उपस्थित होगा, लेकिन स्मॉल टी का लक्षण छिप जाएगा, यानी कि वो प्रभावी हो जाएगा। यानी कि ये पौधे क्या होंगे आपको, ये पौधे लंबे होंगे, ये लंबा पौधा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और आप जानते हो कि कैपिटल टी जो होता है स्मॉल टी पर प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होता है। इस आधार पर आप कह सकते हो ये भी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, और ये भी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, और ये भी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से, यानी कि F1 जनरेशन में आपको जितने सारे भी प्लांट्स मिले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टॉल हैं, सभी लंबे पौधे। All plants are tall, all plants are tall, सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं आपको। अब देखिए ये F1 जनरेशन का प्लांट है। अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन में जो प्लांट हमें प्राप्त हुआ है उन्हीं प्लांट को फिर से आपस में हम क्रॉस कराएंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों को ले रहे हैं आपस में। अब इन दोनों के माध्यम से जो रिजल्टेंट बनेगा, जो अगला जो बीज तैयार होगा वो F2 जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी का बीज होगा। तो हम लोग देखते हैं इसे। अब देखिए क्रॉस कराने का नियम हमने आपको बताया है कि पहले को पकड़िए दूसरे के साथ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, फिर इसी मेंबर को अन्य दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको देखते हैं हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहां से आपको, यहां पर भी आपको 4 रिजल्टेंट प्राप्त हुए हैं। ये आपका हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए ये जो है आपका F2 जनरेशन है, द्वितीय संतति पीढ़ी, F2 जनरेशन। इसे आप लोग हिंदी में कहोगे प्रथम संतति पीढ़ी, और इसे आप लोग कहोगे द्वितीय संतति पीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या होगा, स्मॉल टी पर प्रभावी होगा। तो इसके आधार पर हम इसके लक्षणों की कल्पना करते हैं। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर दोनों का दोनों कैपिटल टी है, यानी कि दोनों लंबाई वाले लक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात ये जो पादप बनाएगा ये पादप क्या होगा, लंबा होगा। पादप क्या होगा, लंबा होगा। अब हम आते हैं इन दोनों पर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल टी क्या करेगा, कैपिटल टी प्रभावी होगा और स्मॉल टी अप्रभावी होगा, इसलिए ये प्लांट भी क्या होगा, लंबा होगा। ठीक इसी प्रकार से ये पौधा भी क्या होगा, लंबा होगा। इसके बाद सबसे अंत में जो है आपका स्मॉल टी स्मॉल टी किसके लिए है, तो बौनापन के लिए है, डॉल्फ के लिए है। इसका मतलब ये जो प्लांट होगा वह क्या होगा, बौना होगा। यानी कि ये आपका हो गया टॉल प्लांट्स, ये भी आपका हो गया टॉल प्लांट्स, ये भी आपका क्या होगा, टॉल प्लांट्स। लेकिन केवल और केवल 4 में से एक यानी कि 25% प्लांट्स क्या हो गया, डॉल्फ नेचर का हो गया, बौनेपन का। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि देखिए यहाँ पर ये जनक है
और जनक के माध्यम से प्रथम पीढ़ी, यौगिक से दूसरी पीढ़ी। तो मेंडल ने क्या देखा, जब दो लंबा और बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर बौनेपन का लक्षण कहा गया। यहाँ पर आपको प्रथम पीढ़ी में एक भी लक्षण बौनेपन के नहीं दिखते हैं आपको, लेकिन जब आप यही एक्टिव जनरेशन में आते हैं तो 4 में से एक पौधा यानी कि 25% पौधा जो है वह क्या हो गया, बौना नेचर का हो गया, डॉर्फ नेचर का हो गया। तो देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों में जो उपस्थित लक्षण है उन दोनों के दोनों आपस में घुल मिल नहीं पाए हैं। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए होंगे। बाद में जब दो समान एक समान कैपिटल स्मॉल टी आपस में मिलते हैं तब फिर जाकर के बौनापन का लक्षण दिख जाता है। इसका मतलब है मेंडल ने यहाँ से ऑब्जर्व किया, कहीं न कहीं जनक के माध्यम से संतानों को कुछ अपरिवर्तित कारक ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ अपरिवर्तित कारक, कुछ अनचेंज थिंग जो है, कुछ अनचेंज फैक्टर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है संतान को, ऑफस्प्रिंग को। और इसी प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा था, इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति कहा था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हम फिर समझाते हैं आपको। यहाँ पर मेंडल ने क्या देखा, जब दोनों पौधों को लंबा और बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बौनापन का लक्षण खत्म हो गया, वो लंबाई वाले लक्षण से अलग हो गया, वो अप्रभावी रह गया। लेकिन वही फिर एक्टिव जनरेशन में 4 में से एक यानी कि 25% प्लांट क्या हो गए आपको, वो क्या हो गए, वो बौनेपन का हो गए। और 3 यानी कि 75% प्लांट क्या हो गए, वो आपको लंबी प्रवृत्ति के हो गए। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ से इसी के आधार पर, इसी बेसिस पर मेंडल ने कहा यहाँ से जरूर कोई ना कोई जनक से कोई ना कोई अपरिवर्तित वस्तु है जो कि जनक से संतान को ट्रांसफर हो रहा है। और फिर यही अनचेंज थिंग जो है, जो यही अपरिवर्तित वस्तु अगले जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी आधार पर मेंडल ने वंशागति से संबंधित नियम दिए, जिसे वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ टर्म बताने जा रहे हैं। इस टर्म को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि दो अपोजिट ट्रेड्स हैं, दोनों विपरीत लक्षण है आपको, एक लंबा है तो एक बौना है। लेकिन यहाँ पर आपने जो कैपिटल टी लिखा है, यहाँ पर स्मॉल टी लिखा है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, इससे आप क्या कहोगे? ये सारा का सारा जो है ये कहलाता है अलील कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अलील कहलाता है। देखिए यहाँ से आप अलील, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। विकल्पी विपरीत लक्षणों के सांकेतक जोड़े, यानी कि जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। देखिए यहाँ से विकल्पी विपरीत लक्षणों के, ये दोनों विपरीत लक्षण हैं, और इसके जो सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं, जो सांकेतिक फॉर्म होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। विकल्पी विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ये हमेशा जोड़े में रहेंगे। आप देख लीजिए, जहां कहीं भी ये उपस्थित होंगे वो जोड़े में होंगे। यदि ये जोड़े में नहीं होंगे, पेयर में नहीं होंगे, तो फिर लक्षण भी ऊपर ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रास्टिंग, कोई जीन है जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को कोड कर रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। द जीन विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेड दैट इज कॉल्ड एज अलील। इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी जो कुछ क्लास है, जो शुरुआत का कुछ क्लास है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास साथ में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने का जो काम है वो काफी कम होगा, यहाँ पर समझने का काम बहुत ही ज्यादा है। यदि आप इसे एक बार समझ गए तो आगे आपको जितने सारे भी टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप इस टॉपिक्स को यहीं पर समझ लेते हैं। तो हम आपको पहला मेथड हम आपको समझाने का बता रहे हैं। यहाँ पर आपको और भी मेथड्स मिलेंगे, जिसके माध्यम से एक सेकंड मेथड और भी है। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्रॉसिंग के 2 मेथड्स हैं। ये हम आपको पहले मेथड को ही पढ़ रहे हैं। यदि आपको ये विधि समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन नहीं आती है तो फिर आपको दूसरा विधि बताएंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड हो गया। लेकिन हम एक बार पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ये आपका अलील हो गया। अब यहाँ पर अलील जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अलील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? तो देखते हैं यहाँ से।
पहला है आपका, उसे हम लोग कहते हैं समयुग्मजी एलील। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस एलील। फिर आपका सेकेंड आता है विषमयुग्मजी एलील। इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस एलील। क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस एलील कहेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब हो गया एक समान, विषमयुग्मजी का मतलब हो गया असमान। देखिए कैसे। तो समयुग्मजी एलील उसे कहेंगे जिसके दोनों मेंबर एक समान हो, यानी कि दोनों कैपिटल का कैपिटल या फिर दोनों का स्मॉल होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछा जाए, बताइए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। हम आर के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे एलील हैं जो कि समयुग्मजी हैं। समयुग्मजी का मतलब होता है कि जो एलील जो है, एलील का जो मेंबर है वो दोनों एक समान होना चाहिए, यानी कि दोनों कैपिटल का कैपिटल या फिर दोनों स्मॉल का स्मॉल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये समयुग्मजी एलील है, ये भी समयुग्मजी एलील है। यदि आपको इन सबों में से पूछा जाए इसमें से कौन सा ऐसा एलील है जो कि समयुग्मजी है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस एलील का एग्जांपल आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट, जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों कैपिटल है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए उसके बाद फिर आपका स्मॉल टी, ये दोनों भी एक समान है, ये दोनों भी एक समान है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी एलील कहेंगे। अब इसके बाद कैपिटल आर, ये दोनों भी एक समान है, दोनों के दोनों कैपिटल है, इसलिए इसे हम लोग होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी कहेंगे। फिर इसके बाद स्मॉल आर, यहाँ पर भी दोनों एक समान है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी एलील यानी कि होमोजाइगस एलील कहेंगे। अब आइए जो दूसरा है वो है आपका विषमयुग्मजी एलील। जब एलील जोड़े के सदस्य असमान हो, दोनों एक दूसरे से क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी एलील कहेंगे। जैसे कि आपका हो गया यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है आपका यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषमयुग्मजी एलील का एग्जाम्पल हो गया। और ये जो आपको हो जाते हैं यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी आपको विषमयुग्मजी एलील का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलील जोड़े की जो सदस्य हैं, जो एलील पेयर का मेंबर है, वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बात को। हम ये सारे पॉइंट्स को, इन सारे टॉपिक्स के, इन सारे टर्म्स को हम आपको नोट्स के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम आपको यहीं पर इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। यदि आपको समयुग्मजी का एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ से आप डाल देना कैपिटल टी कैपिटल आर, या फिर स्मॉल टी या फिर स्मॉल आर। हेटेरोजाइगस का यदि आपको एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से आपको ढेर सारे भी हो सकते हैं। आगे आपको जो जो लक्षण बताते चलेंगे उसका सिंबॉलिक फॉर्म, उसका एलील का जो फॉर्म होगा वो आप जानते चलोगे। ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर एक बात हम आपको और भी बताने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दो टर्म आते हैं, इन दोनों टर्म को आपको समझना होगा। हम आशा करते हैं कि ये सारे के सारे टर्म आपको समझ में आ चुके हैं। हम आपको फिर से रिवीजन कर देते हैं। एलील किसे कहते हैं? तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के सांकेतक जोड़े जो होते हैं, जो सांकेतक जोड़े होते हैं उसे हम लोग एलील कहते हैं। अ जीन कोड्स फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज एलील। ये दो प्रकार के होते हैं, एलील दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी एलील और विषमयुग्मजी एलील, होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील के दोनों मेंबर एक समान होंगे, जबकि हेटेरोजाइगस एलील यानी विषमयुग्मजी एलील के दोनों मेंबर असमान होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम दो टर्म यहां से और भी समझते हैं।
एक है आपका जीनोटाइप और एक है आपका फिनोटाइप। इन दोनों टर्म को हम लोग समझते हैं। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप ये क्या होते हैं? जो जीनीय संरचना होती है, जो जेनेटिकल फॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। लेकिन उस जीन के कारण जो लक्षण दिखता है, जो लक्षण प्रतीत होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि इसे हम एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम लोग समझते हैं। जैसे कि जीनोटाइप आपका हो गया कैपिटल टी, ये जेनेटिकल स्ट्रक्चर है आपका, ये जीनीय संरचना है, जीनीय रूप है, ठीक है। और ये आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपको जीनोटाइप कहलाएगा। फिर इसके बाद आपका स्मॉल टी, ये भी आपका जीनोटाइप हो गया। यानी कि आपको यहाँ पर जितने सारे रिजल्टेंट प्राप्त हुए हैं, वे सारे के सारे क्या हो गए, आपको जीनीय प्रारूप हो गया, यानी कि जीनोटाइप हो गया। अब इस जीन के कारण, यानी कि कैपिटल टी के कारण, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण, या फिर स्मॉल टी के कारण जो लक्षण दिखता है जीवों में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। जैसे कि कैपिटल टी के कारण पादपों में कौन सा गुण दिखता है, कौन सा लक्षण दिखता है, तो वह लक्षण दिखता है लंबा का लक्षण, यानी कि टॉल। यानी कि क्या हो गया, टॉल। यहाँ पर हम इसका अंग्रेजी लिख देते हैं। ये हो गया आपका जीनोटाइप और यहां से इसका ये हो गया फिनोटाइप। ठीक है, तो ये कैपिटल टी जीनोटाइप हो गया, लेकिन कैपिटल टी के कारण जो लक्षण दिखेगा उसे हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आपका जीनोटाइप, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण कौन सा लक्षण दिखता है, तो लंबा दिखता है, टॉल होता है। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ये आपका हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा आपको, लंबा, यानी कि टॉल, भी टॉल आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल टी भी जीनोटाइप है, लेकिन इसके कारण जो लक्षण दिखेगा, जो लक्षण जीवों में दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो हो जाएगा आपका बौना, यानी कि ड्वार्फ। आइए हम लोग इसे फिर समझते हैं एक बार। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, जितने भी सांकेतिक रूप है, जितने भी जीनीय प्रारूप है, वो सारा का सारा कहलाएगा जीनोटाइप। लेकिन उस एलील के कारण, उस जीन के कारण जो लक्षण दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। तो कैपिटल टी का लंबा यानी कि टॉल दिखता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का लंबा यानी कि टॉल दिखता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का बड़ा यानी कि डॉल्फ होता है। ये सारे के सारे जो लक्षण है वो फिनोटाइप हो गए, ये सारे के सारे जो सांकेतिक रूप हो गए वो जीनोटाइप हो गए। अब यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जाता है कि क्या एक जीनोटाइप के एक से अधिक फिनोटाइप हो सकते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए, क्या एक जीनोटाइप के एक से अधिक फिनोटाइप हो सकते हैं? तो देखते हैं हम लोग यहाँ से आंसर इसका हम ढूंढते हैं। ये एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये जब कभी भी कोई भी लक्षण प्रोड्यूस करेगा तो वह हर हमेशा लंबा यानी कि टॉल वाला लक्षण ही प्रोड्यूस करेगा। जब कभी भी दो कैपिटल टी एक साथ आएंगे तो लंबाई वाले लक्षण प्रोड्यूस करेंगे, कभी ये बौनापन के लक्षण प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो सवाल आपका होगा, सवाल का आंसर क्या होगा आपका, नहीं। हर हमेशा केवल एक जीनोटाइप केवल एक ही लक्षण को उत्पन्न करेगा। अब आइए, क्या एक फिनोटाइप के एक से अधिक जीनोटाइप हो सकते हैं? तो ढूंढते हैं हम लोग इस सवाल का आंसर। देखिए फिनोटाइप हम लेते हैं एक लंबा ही एक फिनोटाइप हो गया, किसी पौधे का लंबा होना यह एक फिनोटाइप हो गया। लेकिन लंबाई के एक से अधिक जीनोटाइप हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमने लक्षण लिया लंबा यानी कि टॉल, इसके एक से अधिक
जीनोटाइप हो सकते हैं। इसका एक जीनोटाइप होगा आपका कैपिटल टी और एक होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक फिनोटाइप का एक से अधिक जीनोटाइप हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारे पॉइंट्स को आप लोग समझ चुके होंगे। तो जीनोटाइप जिनीय संरचना, जिनीय प्रारूप, फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप जो दिखता है हमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। आइए अब हम लोग इसी जीनोटाइप और फिनोटाइप के बेसिस पर जो आपका वो एक जीन की वंशागति से संबंधित जो आपको रिजल्टेंट यहाँ पर मिले हैं, हम उसके जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो को स्टडी करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए, ये तो आपको ये सारा क्रॉसिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरे जनरेशन में अप टू जनरेशन में क्या हुआ है, 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए, जबकि एक पौधा क्या हुआ, बौना प्राप्त हुआ है। हमेशा आपको पहले पीढ़ी में भी दूसरी पीढ़ी में भी 4 जीनोटाइप प्राप्त हुए। यहाँ पर भी 4 जीनोटाइप है, यहाँ पर भी 4 जीनोटाइप है, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप में 2 फिनोटाइप है, एक लंबाई का है और एक बौनापन का है। अब हम अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक अनुपात और फिनोटाइपिक रेशियो ज्ञात करें, या फिर इनमें से कौन सा जीनोटाइप एक संकर क्रॉस का होगा या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का होगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जीनोटाइपिक अनुपात निकालते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइप आपको यहाँ पर कितने प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जनरली जब पूछा जाए आपको, जनरली हम लोग जो है जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक अनुपात जो निकालते हैं वो F2 जनरेशन का निकालते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए F1 जनरेशन का तो आपको F1 जनरेशन का बताना है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 4 जीनोटाइप ही प्राप्त हुए हैं आपको। तो उसमें से हम आपको पहले किस जीनोटाइप को पहले लेंगे, तो पहले हम उसे लेंगे जो समयुग्मजी प्लस प्रभावी होगा, होमोजाइगस प्लस डोमिनेंट नेचर का होगा। तो ये 4 में से केवल यही एक ऐसा जीनोटाइप है जो कि समयुग्मजी भी है। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान है, दोनों मेंबर एक समान है और डोमिनेंट नेचर का भी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लेंगे पहले कैपिटल टी अनुपात। अब हम लेंगे विषम युग्मजी प्लस प्रभावी। ये 3 आपका बचता है, ये 3 में से विषम युग्मजी आपका ये दोनों है, दोनों एक ही जीनोटाइप है, लेकिन संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है, डोमिनेंट है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात 2 आपका हो जाएगा। अब हम सबसे अंत में लेंगे समयुग्मजी प्लस अप्रभावी यानी कि होमोजाइगस प्लस रिसेसिव लेंगे। तो ये आपका अंत में हो जाएगा स्मॉल टी। देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है, आपका लंबा का जो लक्षण है, टॉल वाला जो लक्षण है वो क्या है, वो प्रभावी है। वो क्या है, प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है। प्रभावी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जबकि जो बौनापन का जो लक्षण है वह क्या है आपका, यानी कि ड्वार्फ जो नेचर है, वह ड्वार्फ नेचर क्या है आपका, वो अप्रभावी है। वो क्या है, अप्रभावी है, यानी कि ये आपका रिसेसिव हो गया। ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। इस बात को अपना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी। अब देखिए इन सभी की संख्या को काउंट करना है। बताइए F2 जनरेशन में कैपिटल टी की संख्या कितने हैं, यानी कि इस जीनोटाइप की संख्या F2 जनरेशन में कितना है, तो आपको आंसर आता है 1। कितना है, केवल और केवल कितना है, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको आता है 2। कितना आता है, 2। देखिए यहाँ से। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि स्मॉल टी की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी कितनी है, 1 है। तो इस तरह से यदि आपको पूछा जाए एक जीन की वंशागति में, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस में, इसको एक संकर क्रॉस हम लोग इसलिए कहते हैं
क्योंकि यहाँ पर एक ही लक्षण के दो रूपों के बीच, एक ही लक्षण के दो रूपों के बीच क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, वह आपका हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1। ध्यान रखिएगा कि आप अभी से रट ही लें, याद ही कर लें, समझ ही लें, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे आपको बहुत दूर तक ये आपको पीछा करेगा, इसलिए बेटर होगा कि आप अभी ही इसे समझ लें। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। कहीं कहीं पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बदले में आपको लिखा हुआ मिलेगा एक संकर क्रॉस। क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक संकर क्रॉस, ठीक है, या एक संकर संकरण। ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात हो गया आपका 1:2:1। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर फेनोटाइपिक अनुपात को निकालते हैं। फेनोटाइपिक अनुपात फेनोटाइपिक रेशियो, इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो फेनोटाइप का मतलब होता है कि कौन सा लक्षण दिख रहा है, नहीं दृश्य प्रारूप। जीनोटाइप के कारण जो लक्षण दिखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फेनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल दो लक्षण दिख रहे हैं, लंबाई और बौनेपन का लक्षण, लंबा और बौनेपन, टॉल और ड्वार्फ। लेकिन उन दोनों में से पहले आप किसे लोगे, तो पहले आप लोगे उस लक्षण को जो कि प्रभावी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लंबा यानी कि टॉल अनुपात इस्टू पौना यानी कि ड्वार्फ। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। अब देखिए यहाँ पर लंबाई की ऐसे पौधे की संख्या कितनी है जो पौधे क्या है, लंबा है। तो 4 पौधे आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन 4 में से 3 के 3 पौधे क्या है, आपको लंबा है। लंबाई को इससे नहीं मतलब है कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है, बस इससे मतलब है फेनोटाइप को केवल इससे मतलब है कि वो लंबा है या नहीं है, बौना है या नहीं है। तो लंबा वाले पौधे की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, 3 अनुपात बौना वाले पौधे की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, 1। तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इस पॉइंट को याद ही रख लीजिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइपिक अनुपात होगा वह 3:1, 3:1 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। जबकि जीनोटाइपिक अनुपात कितना होगा, 1:2:1 यानी कि 1:2:1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे टर्म्स को आपको समझने में आसानी होगी। हमने भरपूर प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। हम आपको भी यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम एडवांस जेनेटिक्स तक चलेंगे। हम आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इसमें से बताएंगे, आप आसानी से सारे सवालों का जवाब देते चले जाओगे, बशर्ते आप बने रहो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय।